एक बार फिर से आपके पास आ रही हूं। राजीव, गुजरात की परिस्थितियां इस बार किस तरह से बदली हुई नजर आ रही हैं? क्या लड़ाई जिस तरीके से कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होती रही, एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लेकिन फिर भी बीजेपी जीतती रही। लेकिन यहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी 99 तो कांग्रेस 79 पे थी। बहुत बहुत टफ फाइट मिली है बीजेपी को। और इस बार फ्रीबीज लेकर अरविंद केजरीवाल उतरे हैं, जो कि पंजाब में अपना जादू इसका दिखा चुके हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूं कि बीजेपी के लिए इस बार की फाइट किस तरह से रहने वाली है, और अब तक क्या वहां पे स्थानीय मुद्दे हावी रहे हैं, चेहरा हावी रहा है, किस तरह की अब तक आपने विधानसभा की लड़ाई देखी है? देखिए, बात एक ही विपनेश की पीछे 20 सालों की अगर भारत की राजनीति को आप देखें, चाहे स्टेट लेवल पे चाहे केंद्रीय स्तर पर, तो एक ही शख्स है नरेंद्र मोदी, जो राजनीति के और चुनाव के सारे खेल, सारे नियम को बदल देते हैं। जब वो चुनाव में सामने आते हैं तो ज़्यादातर चुनावी जीत जो है भारतीय जनता पार्टी को तब उनके चेहरे पर मिल जाती है। और यही एक डिफरेंस है कि सारी पार्टियों और बीजेपी के पास, कि बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी है, बाकी लोगों के पास नरेंद्र मोदी नहीं है। लेकिन ये मामला अरविंद केजरीवाल पर थोड़ा उल्टा चलता है। जिस तरह से दिल्ली में अभी आज तक भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने कोई दिखाई नहीं देता, और ऐसा लगता है कि जब तक वो रहेंगे तब तक वो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, ऐसा लगता है। तो ठीक ऐसा ही दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल को देख करके लगता है कि जब तक वो रहेंगे दिल्ली में केजरीवाल ही रहेंगे, जब तक दिल्ली में मोदी तब तक दिल्ली में केजरीवाल। ऐसा 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 औरा, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा हिसाब किताब और ऐसा चर्चा पर्चा खर्चा इन दोनों नेताओं का है कि ये अपने अपने क्षेत्र में, केजरीवाल ने उससे आगे बढ़ के पंजाब में जिस तरह की जीत हासिल की है, देश का नहीं दुनिया का कोई भी आदमी हो तो उसकी महत्वाकांक्षा देश के प्रधानमंत्री बनने की होनी ही चाहिए और होगी ही। जब दो दो स्टेट आप जीत जाते हैं एक आदमी के बदौलत, अरविंद केजरीवाल की पार्टी में भी दूसरा कोई चेहरा नहीं है, लेकिन उन्होंने 2 जगह जीत हासिल की। और लगातार जिस आक्रामक तरीके से केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं, उसमें आपको ये मानना तो पड़ेगा कि गुजरात जाकर पिछले 12-14 अपने दौरों से वो इतनी चर्चा में आ चुके हैं कि आपको कई बार देखने में ये लगेगा कि कांग्रेस पार्टी मेन विपक्ष है वहाँ पर, कि केजरीवाल हैं, जिनकी कि पिछले विधानसभा चुनाव में सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। और कांग्रेस पार्टी के पास भी दिक्कत ये है कि उनके जो कुछ चेहरे जो मजबूत थे या कुछ नेता, वो लगातार हार्दिक पटेल जो पिछले चुनाव में बहुत कारगर साबित हुए थे, वो देखिए वो छोड़ करके चले गए भारतीय जनता पार्टी में। तो कांग्रेस पार्टी के कितने नेता चुनाव तक कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी राहुल गांधी की जो अहमदाबाद में रैली हुई थी, उसमें बहुत अच्छी खासी भीड़ थी, उसको देख के कांग्रेस की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर यह है कि अरविंद केजरीवाल अगर गुजरात में चुनाव बहुत मजबूती से लड़े और गुजरात के लोगों ने उन्हें थोड़ा बहुत भी समर्थन दिया, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। राजीव, एक और छोटा सा सवाल आपके लिए ही है और एक जवाब भी चाहूंगी। दर्शक ये पूछ रहे हैं, मेरे पास आया है, किसी ने पूछा है कि राजीव जी गुजरात कब पहुंच रहे हैं, वहां का माहौल कब दिखाने वाले हैं, कब वहां पर शुरू होने वाला है, माहौल क्या है? दूसरा मैं ये पूछ रही हूँ राजीव कि क्या अरविंद केजरीवाल ठीक बीजेपी की रणनीति पर चल रहे हैं? देखिए, ये बहुत आसान सा आरोप है जो अरविंद केजरीवाल पर लगाया जा सकता है, क्योंकि जब आपको जहाँ पर फाइट 2 तरफा दिखाई दे रही है, जब आपको मोदी से लड़ना है, जब समूचा विपक्ष एक साथ होने की तैयारी कर रहा है, ऐसे में आप तीसरी फोर्स बनेंगे तो आपके ऊपर ये आरोप लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब और दिल्ली जीत गए तो अब अपने घर बैठ जाए सिविल लाइंस के मुख्यमंत्री आवास में, और देश भर में जो चुनाव हो उन अपनी पार्टी का विस्तार न करें, अपनी पार्टी का नीतियों को आगे लेकर न बढ़े। ये मैं नहीं मानता। हर पार्टी के देखिए असदुद्दीन ओवैसी पर भी यही आरोप लगते हैं। उनका भी ग्राफ असदुद्दीन ओवैसी का भारत की सियासत में तभी ज़्यादा बढ़ा है जब नरेंद्र मोदी का कद बढ़ा है। 2 ही आदमी का कद बढ़ा है पीछे राष्ट्रीय स्तर पर, एक असदुद्दीन ओवैसी का अपनी पार्टी के सांसद और अध्यक्ष होने के नाते, और दूसरा अपनी पार्टी के चेहरा होने के नाते नरेंद्र मोदी का। तो ये आरोप लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता है। तो ये तो लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ना है, किसका फायदा किसका नुकसान नहीं देखा जा सकता। अगर यही फायदा नुकसान रहा होता
तो आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं होती। अरविंद केजरीवाल को पूरा हक है वो चुनाव लड़ें, और विरोधियों को पूरा हक है कि उनके खिलाफ जो भी अस्त्र शस्त्र है, जितने तरह के बयान हैं वो लगाए जाएं। लेकिन कुल मिला के गुजरात भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला बन चुका है, और एक विचारधारा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी वो चाहती है कि उसका जो 34 सालों का वामपंथी शासन पश्चिम बंगाल का जो रिकॉर्ड है वो गुजरात में तोड़ दे, और उसके लिए इस चुनाव को जीतने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। ठीक है राजीव, आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैं भूपेंद्र का रुख जल्दी से कर लेती हूँ, क्विक रिएक्शन लेते हैं सभी से। भूपेंद्र, आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आप तो वहां पर अभी हैं, राजीव बाद में पहुंचेंगे शायद, कितनी चर्चा हो रही है आम आदमी पार्टी की? क्योंकि पहले मुख्य तौर पर कांग्रेस और बीजेपी की ही चर्चा होती थी। देखिए, चर्चा जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी की चर्चा नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी बिल्कुल चर्चा में है, और उसने इस तरह के सारे प्रचार के हथकंडे भी अपनाए हैं जिसकी वजह से वो चर्चा में रहे। चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे वो ऑटो वाले के घर पे खाना खाने को लेकर हो, चाहे वो सिक्योरिटी न लेने को लेकर हो, तमाम चीजों को लेकर चर्चा में जरूर है आम आदमी पार्टी। लेकिन अभी जैसे कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन ने बताया कि ये एक अभेद किला है, और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि सेंटिमेंट्स बहुत अलग हैं। पिछली बार जिस तरह की बात थी, पाटीदार आंदोलन एकदम चरम पे था, उसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा था लोगों में, और चूंकि पाटीदार यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभुत्व रखते हैं। दूसरी बात, एक जो गठजोड़ की राजनीति होती है, कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के शासनकाल से लेकर अब तक जो है उसकी 65 सीटें, अगर 77 सीटें वो हासिल करती है तो वो कोई कम बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस के साथ जो सबसे बड़ी मुश्किल आती है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, एक एक नेता थोड़े थोड़े दिन पर, थोड़े थोड़े अंतराल पर एक स्ट्रेटेजी के तौर पर छोड़ने की खबरें आती हैं। आज बीजेपी में शामिल हुए, आज ये शामिल हुए, आज वो शामिल हुए, जो एक बहुत गलत मैसेज देता है। और इस बार कांग्रेस शायद इसी रणनीति में जुटी हुई है कि पहले वो अंदरूनी ताकत को मजबूत करे और उसके बाद बाहरी मैदान में उतरे। और दूसरी बात, जिस तरह की आप पार्टी की चर्चा की आपने बात की, क्योंकि दूसरी कोई पार्टी इतने लार्ज स्केल पर गुजरात में नहीं आई विपनेश कभी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप पार्टी इतने लार्ज स्केल पर आई है और हर जगह पहुंच रही है, गांव गांव पहुंच रही है, शहर शहर पहुंच रही है, और हर जगह प्रोग्राम दे रही है, लोगों से रूबरू होकर उनके साथ संवाद कर रहे हैं, खुद केजरीवाल कर रहे हैं। तो एक चर्चा जरूर छोड़ रहे हैं, एक ऑप्शन जरूर छोड़ रहे हैं कि अगर ये स्थिति है गुजरात में, अगर बिजली का बिल इतना आता है तो उसके लिए क्या है, अगर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है ऐसी हैं तो उसके आगे क्या हो सकता है, जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या हो सकता है। तो एक चर्चा को उन्होंने जरूर यहाँ पर स्थान दे दिया। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गुजरात में खूब चर्चा हो रही है, उनकी बातों की, क्योंकि कई बार। ठीक है भूपेंद्र, आती हूँ आलोक वत्सी। अरविंद केजरीवाल की भी खूब चर्चा हो रही है, और एक बात मैं और बता रही हूं आपको कि विपक्ष खुद को 2024 के लिए भी तैयार कर रहा है। तो उस लिहाज से अरविंद केजरीवाल गुजरात में जो एंट्री ले रहे हैं, उनकी दो प्रमुख जो कोशिशें हैं, एक तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनको मिल जाएगा, दूसरा ये कि उनको क्लियर हो जाएगा 24 के लिए वो कितने तैयार हैं। इसीलिए गुजरात का ये इलेक्शन, ये धरती उनके लिए अहम मानी जा रही है। और राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल ही रहे हैं, उसमें हुजूम उमड़ा हुआ है, आप देख ही रहे हैं। विपनेश जी, अभी आपने 2024 की बात की कि केजरीवाल जी 2024 की तैयारी देख रहे हैं, तो ये देश जानना चाहता है कि केजरीवाल जी का ऑल्टरनेट होगा, राहुल गांधी का ऑल्टरनेट होगा, ममता बनर्जी का ऑल्टरनेट होगा, या नीतीश कुमार जी की जो कवायद हो रही है वो ऑल्टरनेट होगा। अभी तो 4 ही दिखाई दे रहे हैं, अभी 2-4 और आ जाएंगे 2024 के पहले प्रधानमंत्री। नहीं, अरविंद केजरीवाल की फाइट अलोन है, अकेली है, वो नहीं जा रहे किसी के साथ। अकेली है तो है ना प्रधानमंत्री के दावेदार, राहुल गांधी भी है, नीतीश कुमार भी है, ममता बनर्जी भी है, केसी राव भी है। ये देश देख रहा है ना कि कितने दावेदार हैं और किसको वोट करना है। और रही बात गुजरात में, ये फ्री बी जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, गुजरात के लोग सक्षम हो चुके हैं नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, और उसके बाद उनको फ्री बी नहीं चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि स्कूल में टीचर्स नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है, व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी, वो सर्वे कर रहे हैं जाके। देखिए, वो वहां आएंगे अगर किसी तरह से, तो वो वहां फिर से जैसे दिल्ली में 1+1 फ्री करके दारू बांटना चालू किए थे, वहां भी वो यही काम करने वाले हैं। इस सब चीज को गुजरात की जनता, मैंने आपको कहा ना
अभी तो प्रैक्टिस हो रही है नेट में। जब मेन प्लेयर उतरेंगे तो पूरा समय ही बदल जाएगा, क्लीन स्वीप होगा, इनिंग्स डिफीट होगा। और बीजेपी पिछले बार 111 थी, इस बार उससे बहुत ज्यादा सीट लेके वहां पर अपनी सत्ता 5वीं या 6ठी बार चलिए, यानी कायम एक बार करेगी। फिर से आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ इशारा किया है कि मेन प्लेयर का उतरना मैदान में बाकी है। कुलदीप जी क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, अभी कांग्रेस गुजरात अहम क्यों है, जवाब दीजिए, गुजरात अहम क्यों है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, मैं अपनी बात कर लूं। पहले तो कांग्रेस की मित्र अभी जवाब कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी का गुजरात में और देश में अब कोई अस्तित्व बचा नहीं है। कांग्रेस लुप्त हो चुकी है और जो थोड़े बहुत बचेंगे भी चुनाव जीतने में भाजपा की गोद में जाके बैठने का काम करते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि गुजरात 27 साल से भाजपा के कुशासन को झेल रहा है। 27 साल में सड़कों की बदहाल स्थिति, स्कूलों के बंद होना, सरकारी व्यवस्था पर चलना जाना, पेपर लीक होना, वो युवाओं को रोजगार नहीं मिलना। आज गुजरात का युवा भी चाहता है कि उसको रोजगार मिले। गुजरात चाहता है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनके सरकारी स्कूल अच्छे हो, अस्पताल अच्छे हो, मोहल्ला क्लिनिक वहां भी खुले। तो आज जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो आज गुजरात तक पहुंचा है। गुजरात के लोग आज केजरीवाल गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस के ऊपर अपनी मोहर लगा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय ठीक आम है, आदमी कुछ पार्टी सेकंड में एक रिएक्शन मनीष जी से ले लेती हूँ, जल्दी से, वक्त की कमी है। वो तो मनीष लगातार जी, गुजरात जा रहे हैं और आप निश्चित रूप से उतरते तो हैं मैदान में, बदलाव लेकिन धीरे धीरे करके डिफोकस हो जाते हैं अपनी रणनीति से। नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। ये भाई साहब आलोक जी कह रहे थे भाजपा के, अरे गुजरात में 55 सक्षम कैसे हो गए? 55% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा में। मेरा नहीं, ये सरकारी आंकड़ा है। और रही बात आलोक भाई श्री आपके प्रवक्ता कुलदीप जी बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बात बोलने में बहुत अच्छी लगती है। भाई दिल्ली में आपने जो किया वही गुजरात में किया। इलीगल शराब की बिक्री, जहरीली शराब की बिक्री किसके शासन में हो रही? भाजपा के। ड्रग्स का कारोबार किसके शासन में हो? तो आप आम आदमी पार्टी और भाजपा भाई भाई है। चलिए, एक बार फिर से आपने उसी बात को दोहरा दिया है। आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टी एक जैसी हैं, किसी में भी कोई अंतर नहीं है कांग्रेस दोनों को में कह से। रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। हमने आज सवाल उठाया था कि मोदी के गढ़ में केजरीवाल बीजेपी से लड़ पाएगी। आप कह रही है तो वक्त बताएगा, लेकिन धरातल पर ये लड़ाई दिलचस्प भी दिखाई दे रही है गुजरात में, और टफ फाइट भी इस बार दिखाई दे रही है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।